गुड मॉर्निंग ऑल। मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र भूगोल में प्रारंभ होता है। आज हम इस पे अपने विषय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं आधुनिक भूगोल का परम उद्देश्य तथ्यों का वर्णन नहीं करता, अतः उन सांस्कृतिक या मानव निर्मित तथ्यों की व्याख्या की जाती है। अतः भूगोल का मुख्य उद्देश्य अब सिर्फ तथ्यों का वर्णन करना नहीं रहा है, अपितु उस मानव के जो सांस्कृतिक तथ्य हैं उनकी व्याख्या किया जाना है। मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध उभर कर सम्मुख आते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल भूतल के विभिन्न भागों में पृथ्वी में मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों और उनसे उत्पन्न परिणामों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल का मूल उद्देश्य किसी भी क्षेत्र पर भूतल के अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य की उसके पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध विकसित हुए हैं उन परिणामों का व्याख्या करना, प्रस्तुत करना मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। प्राचीन समय में जब मानव असभ्य था, प्रत्येक घटना प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती थी। कंदमूलों से प्राप्त कंदमूल, मांस, मछली आदि खाकर शांत रहता था और जानवरों से बचने के लिए वो कंदराओं में, गुफाओं में छिपा करता था। ये आदिम मानव था जो प्रकृति पर पूर्ण रूप से आधारित था और प्रकृति शक्तियां उस पर प्रभावी रहती थी। परंतु मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ प्राकृतिक दशाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। वे पिछड़े हुए हैं जहां मानव सभ्यता और तकनीक का विकास बहुत कम हुआ है। इससे प्रदेशों को पिछड़ा प्रदेश कहा गया है। यदि हम आज देखें तो मनुष्य ने अपनी तकनीकी क्षमताओं के दम पर प्राकृतिक क्षेत्रों में काफी परिवर्तन किया है। प्रकृति की जो शक्तियां थी, वर्षा, अकाल, बाढ़, इनसे इनके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया है। अपने बुद्धि और चातुर्य के आधार पर जीवन को सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। प्राकृतिक जीवों पर, प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करके अपने विकास सुविधाओं को बढ़ाया है। ये मनुष्य की यहाँ पर रहते हुए क्रियाशीलता की निशानी है और एक उसके मुख्य कारक के रूप में स्थापित होने का कार्य है। तो मानव भूगोल का परम उद्देश्य भी मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करना है, क्योंकि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानव समुदायों के द्वारा उस प्रदेश के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अलग प्रकार की अनुक्रियाएं की जाती हैं। विश्व के अब कम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मानव का प्रभाव नहीं रहा है या मानव पूर्ण रूप से प्राकृतिक जीवन पर आधारित होकर के अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे पिछड़े क्षेत्र पृथ्वी पर कम रहे हैं और मानव ने काफी प्रगति की है। भूगोलविदों ने मानव भूगोल को मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन बताया है, जिनकी चर्चा हम लगातार इसमें करते आ रहे हैं कि किस तरीके से मानव और पर्यावरण के संबंध विकसित होते चले जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। मानव भूगोल के जनक एवं प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल एंथ्रोपोज्योग्राफी में मानव भूगोल को परिभाषित किया है और उनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित हैं, जो भौतिक दशाओं के योग है। इस परिभाषा में रेडजेल ने बताया है कि मानव भूगोल में जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो उन भौतिक दशाओं के कारक के फलस्वरूप विकसित होते हैं जो उस क्षेत्र में पाई जाती है। यदि हम यहाँ देखें तो रेडजियल एक नियतिवादी विचारक थे, जिनका मानना था कि मानव एक सक्रिय कारक है। वो प्राकृतिक शक्तियों के अंतर्गत रहते हुए अपना जीवन यापन करता है और एक तरीके से उसका जो सांस्कृतिक स्वरूप जो बनता है वो प्राकृतिक शक्तियों के अधीन ही रहता है। रेडजियल की अनुयायी और प्रसिद्ध अमेरिकी विदुषी कुमारी इसी सैम्पल ने प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक परिवर्तनशील स्वरूपों के अध्ययन पर बल दिया। उनका मानना था कि मनुष्य और प्रकृति के
जो आपस में मिले जुले परिवर्तन स्वरूपों के अध्ययन है उन पर उन्होंने बल दिया और ये बताया। उन्होंने मानव भूगोल की साहित्यिक ढंग से परिभाषित किया। उनके शब्दों में क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर दो तरीके से सक्रिय कारकों का योगदान है। मानव जो बुद्धि और शक्ति से संपन्न होकर के क्रियाशील होता है, पृथ्वी जो प्राकृतिक शक्तियों उसके द्वारा सौर मंडल में निरंतर गतिशील है। और इन दोनों के मध्य जो संबंध बनते हैं वो परिवर्तनशील संबंध बनते हैं तथा स्थायी संबंध नहीं है, और इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिन्हें मानव पर्यावरणीय संबंध कहा जाता है। इन मानव पर्यावरणीय संबंधों को तीन मुख्य ढांचों में ढाला गया है, जिनमें पहला नियतिवाद, दूसरा संभववाद, तीसरा नवनिश्चयवाद, प्रसंभववाद, ऐसे कई विचार सामने आए हैं। ये मानव पर्यावरण के बदलते हुए संबंध है कि मानव पर्यावरण के संबंध भी स्थिर नहीं रहते हैं, उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, और ये निरंतर परिवर्तनशील रहते हुए मानव पर्यावरण के संबंध धरती पर बने रहते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में मनुष्य की क्षमता और मानव क्रियाकलापों को अधिक महत्व प्रदान किया। मानव भूगोल में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था, और इन्होंने मानव भूगोल में मानव को एक महत्वपूर्ण, सक्रिय और प्रभावी कारक के रूप में स्थापित किया। और उनका मानना था कि मानव की क्षमता और मानवीय क्रियाकलाप महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, और वो प्राकृतिक शक्तियों के पूर्ण रूप से अधीन नहीं होते हैं। मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार इन्होंने प्रदान किया, जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाहित करता है। ये फ्रांसीसी विचारधारा के विद्वानों में ब्लांस का नाम आता है, और इन्होंने मानव भूगोल में मानव को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ परिभाषाओं में सैंपल की एक परिभाषा है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, जो हमने देखी है। ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड मैन, a synthetic knowledge of physical laws governing of earth and the relationship between the living beings which inhabit our reality life। ने ये बात कही है। और हटिंगटन ने इसे परिभाषित करते हुए उस मनुष्य और उसके प्राकृतिक पारस्परिक संबंधों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उन्होंने माना है कि इसमें स्थानिक जो समस्याएं हैं उत्पन्न होती हैं, जिसकी व्याख्या करना भूगोल का परम उद्देश्य है। उनके शब्दों में मानव भूगोल भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। हटिंगटन के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के जो गुण हैं और संबंध हैं उनका अध्ययन करना, उनके वितरण का अध्ययन करना, क्षेत्र के आधार पर उनके जो वितरण प्रारूप है उनका अध्ययन करना भूगोल का उद्देश्य है। अर्थात भूगोल एक वितरणों का विज्ञान है, जो अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य और उसके पर्यावरणीय संबंधों के आधार पर उनकी व्याख्या करता है। कैमिलो पेत्तो ने सामाजिक विज्ञान विश्वकोश में मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार लिखी है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थ में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन करता है। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों का अनुकूलन। प्राकृतिक पर्यावरण अपने आप में एक इकाई है जो हर क्षेत्र का अलग अलग होता है, अलग अलग शक्तियों के द्वारा नियंत्रित रहता है, और वहाँ पर रहने वाले मानव समूह उसके साथ जो अडॉप्शन करते हैं, अनुकूलन करते हैं, उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाना चाहिए। अमेरिकी भूगोलवेता व्हाइट और रेनर ने भी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के समायोजन को महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना है कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य का समायोजन होना चाहिए। उनके अनुसार यह प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के समायोजनों तथा उन भिन्न भिन्न तथा विशिष्ट ढंगों का अध्ययन करता है
जिसमें ये अपने जीवन को पूर्णतः या अंशतः भौतिक और जैविक प्रकृति के अनुकूल बनाता है। तथा मनुष्य अपने भौगोलिक पर्यावरण से जो समायोजन करता है वो उसे जीवन जीने लायक परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है और उनसे साथ वो अनुकूलन करता हुआ आगे बढ़ता है। ये वाइट और रेनर ने इस परिभाषा में माना है। हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि प्रारंभ से लेकर के आगे बढ़ते हुए क्रम में मानव भूगोल की परिभाषाओं ने मानव भूगोल की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र को निरंतर विस्तारित किया है और मानवीय संबंध जो पर्यावरण के साथ बने हैं, इन बने हुए पर्यावरणीय मानवीय संबंधों को बदलने का कार्य इन परिभाषाओं ने किया है कि निरंतर ये बदलते हुए संबंध उसकी मानव की क्रियाशीलता की वृद्धियों में दिखाते हैं कि मानव और पर्यावरण के एक जैसे स्थायी संबंध नहीं रहे हैं, जो निरंतर एक ही स्थितियों में रहे हैं। यदि ऐसा होता तो हम धरातल पर आज जो मानवीय प्रभाव देख पा रहे हैं, मानव की क्षमताओं का विकास देख पा रहे हैं, वो नहीं होते। मानव की बौद्धिक क्षमताओं को विकसित प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत विकसित किया गया और मानव ने उस शक्तियों के दम पर, उन शक्तियों के आधार पर प्राकृतिक शक्तियों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, उनसे सीखते हुए अपनी एक अलग अवसंरचनाओं का निर्माण किया है जो मानव को प्रभावी बनाती है। इस तरीके से हमने पाया कि ये मानवीय शक्तियां न केवल प्रभावी हैं अपितु धरातल पर नवीन संरचनाओं का निर्माण करने के लिए, जीवन को विकसित करने के लिए, प्रौद्योगिकी और तकनीकी का विकास करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम पाते हैं कि पृथ्वी के एक विशाल विकसित विकास के समय में से मानव का स्थान और मानव का समय काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु फिर भी इस दीर्घ समय में मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों के अंदर क्रियाशील रहते हुए जिस तरीके की प्रगति की है, जिस तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग किया है, ऐसा पृथ्वी के इतिहास में अब तक अन्य कोई जीव, जगत या क्षेत्र नहीं कर पाया है। मनुष्य एक प्रबुद्ध और बौद्धिक प्राणी है इस धरातल का, अतः उसकी जिम्मेदारी पृथ्वी के संदर्भ में भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आज की दुनिया को जब हम देखते हैं तो मानव की दुनिया के रूप में विकसित हुई पाई जाती है। मानव भूगोल की इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मानव की सक्रियता को, मानव की प्रभावशीलता को हम इन कारकों में शामिल करते हुए उसे समझ सकते हैं। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।